बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप क्लैश प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़ुसूसी प्रोग्राम है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इमरान खान साहब के नहायत करीबी साथी असद उमर साहब मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम शुरू करते हैं जी सेनेट इलेक्शन से, और यहाँ पे मसला ये बन गया है कि अपोजिशन को लगता है कि आपके लोग आपको वोट नहीं डाल रहे, और इसलिए आप ऐन मौके के ऊपर एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं या एक ऐसा ऑर्डिनेंस ला चुके हैं जो उनके मुताबिक अब मुतनाज़ है। हालांकि जो इनका अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, उसका जो पॉइंट नंबर 23 था, उसमें बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ था और वो इससे ज़्यादा टफ था, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ये मौका नहीं था, ये टाइमिंग गलत है। अच्छा इमरान, बिल्कुल आपने सही याद दिलाया इनको कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो है ख़ुद उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, और वो लोग ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी वाले जो बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर वोट लेते हैं जाके, वो उनके साइन किए हुए चार्टर से अब इनहराफ कर रहे हैं। लेकिन चलें, वो तो पुरानी बात हो गई। आप इनकी तकरीरें उठा के देखें। सेनेट चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ है, जो इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया और ऊपर फिर मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद इनकी तकरीरें उठा के देख लें। ये हर मौके पर यही कहते रहे हैं कि सही तरीक़ाकार तो ये है, लेकिन जब असल काम करने का वक्त आया तो अब इससे ये राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनाब आखिरी मिनट पे नहीं हो रहा। हम इनके साथ जो है वो पहले भी हमने इनके साथ मुज़ाकरात किए, उसके अंदर इन्होंने इस तरफ आने से इनकार कर दिया। फिर दिसंबर में हम दोबारा बैठे इनके साथ, दोबारा हमने इनसे कहा कि वो तमाम जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारी इस्लाहात जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है उस पर बात करते हैं, उसमें इंतखाबी इस्लाहात भी शामिल है। उन्होंने कहा नहीं जी, पहले NRO दोगे तो फिर कोई और बात होगी। अच्छा, उससे ज़्यादा असेंबली के अंदर बिल रखा हुआ है हमारा इंतखाबी इस्लाहात का, अक्टूबर के अंदर जमा कराया गया था, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि किस किस किस्म की इस्लाहात करने की ज़रूरत है। ये उसके ऊपर बात करने की तैयार नहीं। जब हम असेंबली के अंदर लेके गए तो उन्होंने उस दिन सिर्फ बोतलें बजाई हैं और कागज़ फाड़े हैं, और उन्होंने कोई दलील नहीं दी कि क्यों सियासतदानों की बकरा मंडी जो लगती है, जो ज़मीर बिकता है, ज़मीर की बोली लगती है, वो क्यों अच्छी बात है, उससे जमहूरियत कैसे मजबूत होती है, पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे में कैसे हैं। तो हमारा तो ये वादा था, एक कमिटमेंट थी। इमरान खान की ये नज़रिए का हिस्सा है। वो क्रिकेट में यही काम कर चुके हैं पहले, और हमने जो हमारे सियासी इख्तियार के अंदर है हर कदम उठाना है। हम अपने वोटर को जवाब दें। हमने अपने वोटर को कहा था हमने ये इस्लाहात करनी है। हम असेंबली में बिल भी लेकर आए, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, और हम जो है ये ऑर्डिनेंस भी लेके आ रहे हैं ताकि हमारा वोटर हमसे न शिकायत कर सके कि आपने वादा किया था, आपने वादा पूरा क्यों नहीं किया। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा जो असेंबली के हैं, उनसे इस्तीफ़ा लेने का खान साहब ने फैसला किया है। ये पूरी कहानी क्या है? ये फैसला आपको अब क्यों करना पड़ रहा है, और इस वीडियो के हक़ाइक़ क्या है? सर, वीडियो जो है हमारे इसके बारे में, वीडियो के बारे में हमें पहले पता चला था उस वक्त जब 2018 में जब हुए थे इलेक्शन सेनेट के। उसके अंदर शवाहिद आए, लोगों के बारे में पता चला, गवाही मिली, उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला कर लिया। इमरान खान साहब चेयरमैन PTI ने अपनी पार्टी के सिटिंग 20 MPs फारिग कर दिए, और एज अ रिज़ल्ट सब लोगों ने डराया कि यार ये तो गवर्नमेंट गिर सकती है, ये तो आखिरी चंद महीने हैं, इसके बाद इलेक्शन होना है, आप लास्ट मिनट पे इतने क्रिटिकल वक्त पे जो सारे काम है आप उनको फारिग कर रहे हैं। तो उनको तो फारिग कर दिया गया था। ये साहब जो हैं लॉ मिनिस्टर साहब, ये अपेरेंटली उस वक्त कौमी वतन पार्टी का हिस्सा थे। ये इसका मैं 100% तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारी पार्टी में उस वक्त उन 20 नामों में इनका शुमार नहीं था। और अगर उनकी वीडियो आई है तो अब दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ तो नहीं हो सकते। जो हम बाकी सारे पाकिस्तान के लिए मुतालबा कर रहे हैं वो फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर भी उसी का इतलाक़ किया जाएगा। ख़तरा किस बात का है असद उमर साहब? आपके लोग ऐसा लगता है कि फिर बिकने वाले हैं, डर आपको इस बात का है? खतरा किस बात का? यानी ये सेनेट इलेक्शन के बाद आप कर दें, अगर अपोजिशन आपको ये कहती है तो। यानी उनको तो खतरा है ना कि जो लोग आपको वोट नहीं डालना चाह रहे वो भी आपको वोट डाल देंगे डर के मारे। उनको तो ये खतरा है, आपको किस बात का खतरा है? अच्छा, हम जो है ना, ये आपने अच्छी बात कही कि भाई अगर हम सेनेट के इलेक्शन के में शफाफ निज़ाम लाना चाहते हैं तो वो इलेक्शन से पहले तब्दीली करनी चाहिए, इलेक्शन के बाद करनी चाहिए। ये अजीब व गरीब मंतक इस्तेमाल करते हैं अपोजिशन वाले। उसके अलावा हकीकत देख लें, डर की जो आपने बात की,
सर हकीकत ये है कि ये चले थे सेनेट चेयरमैन को गिराने के लिए, और जो खुद इनके साथ हुआ वो सारे पाकिस्तान ने देखा। उसके बाद दिसंबर के अंदर जिस वक्त फैटफ का बिल आया और इन्होंने कहा कि हमें हमारी चोरी का पैसा हमें बचाना है, चाहे पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, हमें उसका कोई फिक्र नहीं है। तो इन्होंने जो जॉइंट सेशन के अंदर जो तमाशा उस दिन हुआ वो सब ने देखा। इनके पास अक्सरियत मौजूद है जॉइंट सेशन में, पार्लियामान की कौमी असेंबली और सेनेट अगर मिला लें तो अपोजिशन के पास अक्सरियत मौजूद है। वो अपने बंदे नहीं पूरे कर सके, वो सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में नहीं बंदे पूरे कर सके, हमें इनसे डरने की क्या जरूरत है। हुकूमतों को तो पैसे भी देने की जरूरत नहीं होती, हुकूमतों के पास तो बहुत सारी चीजें हैं लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए। मसला ये है इमरान के, बात ये नहीं है कि हमें 2 सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी या 3 सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी। बात यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर हम ऐसी एक जमहूरियत कायम करना चाहते हैं जिसमें जो मुंतखब अरकान पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं, जो कानून साजी कर रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग वज़ीर बनते हैं, क्या कौम उनकी तरफ देखे और समझे कि हाँ ये वाकई कौम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, या लोग उनको देखें और ये बोलें तो ये तो उस बकरा मंडी के अंदर ख़रीदो फरोख्त करने के बाद मेंबरान बने हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, माशरे के अखलाकी इक़दार की बात है, ये 2 सीटें ऊपर ये नीचे की बात नहीं है। तो इसकी टाइमिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि हमने अक्टूबर में इसको लाकर शामिल कर दिया था अपने एजेंडा में, लेकिन जब अक्टूबर में आप इसको लेकर आए थे तो आपने मीडिया के साथ इसको उस तरह डिस्कस नहीं किया, इस मामले को इतना उठाया नहीं कि देखें अपोजिशन को हम टाइमली कह रहे हैं। इसका मतलब है उनकी पॉलिटिक्स आपसे एक कदम आगे, वो तब चुप करके बैठे रहे और आपको भी नहीं बोलने दिया। अब एंड टाइम पे आके वो कह रहे हैं कि आप तो आज लेकर आए। चले ये हो सकता है कि हम इसको और बेहतर तरीके से इसकी तशहीर कर सकते हैं, ये बात, इस आपकी बात के अंदर वजन हो सकता है। लेकिन अभी जब हम असेंबली में बिल लेकर आए थे, वो तो असेंबली में लेके गए थे ना, वो तो ऑर्डिनेंस नहीं किया था। ठीक है, तो क्या वहां पर खड़े होके ऑपोजिशन के मेंबरान ने, सारी कौम जब देख रही थी, तो दलाइल दिए कि क्यों लोगों की ज़मीर की बोली लगना और ज़मीर बेचना जो है वो एक अच्छी चीज़ होती है, उससे माशरे को क्या फ़ायदा होता है। वो मैं जिस तरह जिक्र कर रहा था, कौमी असेंबली के अंदर आए हैं तो ऊपर अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं और वहाँ में तो जाते हैं, यहाँ वो अल्लाह ताला के नामों के नीचे खड़े होकर अपने ज़मीर बेचते हैं। ये किस सूरत से आते ना, कौम के सामने खड़े होकर अपने दलाइल पेश करते हैं। हम तो अपने दलाइल पेश कर रहे थे, हम तो खड़े हुए, इनके तमाम शोर मचाने के बावजूद हमने अपने दलाइल पेश किए, वहाँ पर दलाइल पेश करते। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन कहे कि मैं किसी तरीके से जो कानून साजी का अमल है उसमें शरीक भी नहीं होऊंगा, और जो आईनी इख्तियार आपके पास मौजूद है एक ऑर्डिनेंस लाने का, वो भी आप ना लेके आए। इनकी जो परेशानी है और इनका जो दिहाड़ी ख़त्म हो रही है, क्योंकि इनके मेंबरान के ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है ना सिस्टम। ऊपर वाले तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये गॉड फादर और सिसिलियन माफिया और क्या क्या, और वो आप आजकल देख भी रहे हैं। नीचे वाले कहते हैं कि सर जब हमारी दिहाड़ी लगाने का वक्त आया तो आप हमसे दिहाड़ी क्यों छीन रहे हैं। तो इनकी दिहाड़ी बचाने के लिए हम अपनी कौम के सामने जो हमने वादा किया हुआ है उससे इनहराफ नहीं कर सकते। देखें, अब जो मौक़िफ़ आ रहा है ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मौक़िफ़ ये था कि खुफिया रायशुमारी नहीं होनी चाहिए सेनेट के इंतखाबात में, और जो तरीका उन्होंने दिया था 2006 में, उन्होंने कहा था कि 14 दिन के अंदर अंदर वो बंदा फारिग कर दिया जाएगा जो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, वो कहते हैं खुफिया रायशुमारी का हक किसी भी वोटर से छीना नहीं जा सकता। वो ये नहीं कह रहे, बिलावल ने तो अब एक स्टेप आगे चले गए हैं, वो ये नहीं कह रहे कि ये कानून जो है ये ठीक बन रहा है लेकिन इसकी टाइमिंग गलत है, वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये कानून ही गलत बन रहा है, खुफिया रायशुमारी का हक रहना चाहिए। अच्छा, ये भी जो है ये बड़ी बड़ी मज़ा के खेज़ आर्गूमेंट है। ये ऐसे लगता है कि ये कोई बुनियादी सुतून है जमहूरियत का जिससे कभी भी डिविएशन जो है वो इनहराफ नहीं किया जाता। जनाब, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन होता है तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर डिवीजन ऑफ द हाउस होती है। वो सिर्फ हाथ नहीं खड़े करते, आप अलग कमरे में जाते हैं, रजिस्टर पे नाम आपका टिक होता है कि हाँ आप आ गए। वो एज और नोज लॉबी जो है उसके अंदर दोनों लोग जाके जमा होते हैं, पूरी गिनती की जाती है, सारा पाकिस्तान देखता है कि किसको वोट डाला जा रहा है वजीर आजम के लिए। ऐसा नहीं है कि हर इलेक्शन जो है उसके अंदर खुफिया वोटिंग जो है वो उसका लाजिम मलजूम है। असेंबली के अंदर मैंने आपको मिसाल दे दी, इसी असेंबली के अंदर इसी आइन के तहत बिल्कुल खुला एक इलेक्शन भी होता है। लेकिन चले, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी वालदा से मुख्तलिफ सोचते हैं तो वो एक अपना पॉलिटिकल उनका अपना मामला है। लेकिन एक चीज़ मुझे आपसे जाननी है साहब कि जब ज़मीर लोगों के जागे थे और आपकी पार्टी ने कहा था कि सेनेट में लोगों के ज़मीर जागे
और उन्होंने सादिक संजरानी को वोट दे दिया। तो साहब अब दोबारा आप लोगों के ज़मीर जागने दीजिए। अब क्यों आप चाहते हैं कि लोगों के ज़मीर ना जागें खुफिया रायशुमारी के जरिए से? सर हम तो ये चाहते हैं इमरान खान के लोग, इतने जो बाज़मीर लोग हैं जिनका ज़मीर जागा हुआ है, वो खड़े हों, सारी कौम के सामने हैं, वो बताएं कि ये इस बुनियाद की वजह से मैं हाथ उठा रहा हूँ और मैं इस शख्स को वोट डाल रहा हूँ। सर अगर ऐसे होता ना तो सादिक संजरानी आज चेयरमैन ना होता। अगर ऐसा होता तो सादिक संजरानी आज चेयरमैन ना होते। तो आपके ख्याल में इमरान खान बड़ी अच्छी मिसाल इसकी ले लें। सादिक संजरानी हमारे दोस्त हैं, बड़े बेहतरीन इंसान हैं, मेहमान नवाज हैं, दोस्त हैं, लेकिन क्या सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट होना ज़्यादा अहम है इस मुल्क के लिए, या पाकिस्तान के अंदर ऐसा एक जमहूरी निज़ाम हो, ऐसे सेनेटर्स को, MNAs को मुंतखब करने का निज़ाम हो जो शफाफ हो, जिसके ऊपर आपकी और मेरी औलाद, आपके तो पता नहीं बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, जरूरी ये है कि सिस्टम ठीक होना चाहिए। आई एग्री विद यू, जरूरी ये है कि सिस्टम ठीक होना चाहिए, लेकिन उस दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको इखलाकी फतह करार देते हुए ये कहा था, तब आपने ये नहीं कहा था कि ये बिक गए सारे, तब आपने ये नहीं कहा था कि इनकी पार्टी के लोगों ने धोखा दिया और ये बिक गए और उन्होंने सौदेबाजी कर ली। आपने कहा कि उनके ईमान ताज़ा हो गए और उनका जो है वो उनके अंदर से ज़मीर जाग गए। मैं तो आज भी जो मुझे वोट डालेगा तो मैं कहूंगा उससे अजीम इंसान कोई नहीं है ना, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी मुझे समझता है बड़ा अजीम इंसान है, वो जरा खड़ा होकर कौम के सामने बोल देना, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। जो आप उनकी बात कर रहे थे, जो वहां पर कानून था, उधर तो फ्लोर क्रॉसिंग वाली शिक भी लागू हो रही थी, यहाँ पे तो वो शिक नहीं लागू हो रही। यहाँ पे तो सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका जमीर जागा हुआ है तो कौम को सामने खड़े होकर ऐलान कर दें कि मेरा जमीर जाग गया। ठीक है सर, तो ये तो बड़ा सादा सादा है कि PMLN वाले और पीपल्स पार्टी वाले अपने बंदे नहीं निकालते और आप 2 साल के बाद वीडियो आती है तो बंदा निकाल देते हैं। तो ये तो सर फिर आपका बंदा तो कहीं भी नहीं जाएगा फिर डर के मारे बेचारा। वो जमीर जागा वो भी होगा तो वो उसको लोरियां दे के सुला देगा। सर ये तो उन्होंने खुद फैसला करना है ना। अगर उनकी सियासत का एक हिस्सा है कि सेनेटर ख़रीदे भी जाते हैं, वोट बेचे भी जाते हैं और ये उनके लिए काबिल कबूल है, तो अंग्रेज़ी में कहते हैं इमरान खान, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप जो फैसले करते हैं, जो काम करते हैं ना, उसका नतीजा भी होता है। तो अगर उसका नतीजा को ख़राब निकल रहा है तो उनको भी दोबारा अपनी हिकमत अमली को देखना चाहिए। और इमरान खान ने खड़े होकर जो उसूल के मुताबिक, उसूल की बुनियाद के ऊपर जो फैसला किया, अगर सियासी तौर पर आज उसका फैसला हो रहा है तो सीख लो यार, इमरान खान से सीख के कर लो। मैंने अपोजिशन से भी ये सवाल किया था कि आपको ये लगता है कि आपके लोगों को ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे और आप ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे इसलिए कि हुकूमत के लोग उनको वोट नहीं डालना चाहते। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके लोग हुकूमत को वोट डालते हैं और वो ज़्यादा सीटें जीत जाती है, तो फिर आप क्या ये कहेंगे कि लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डाला? तो अपोजिशन ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया। सेम क्वेश्चन मैं रिवर्स करके आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा सीटें जीत जाते हैं तो क्या होगा, और अगर आपके वोट उधर चले जाते हैं तो क्या होगा? दोनों ऑप्शन में मुझे बताएं आपका रद्द अमल क्या होना चाहिए। देखें भाई, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि अभी जब अगर इस निज़ाम के तहत लेट्स से कि सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करती है कि नहीं जी इसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत है, ये जो कोई भी वजह है, और पुराना जो सिलसिला है उसी के मुताबिक जो है इलेक्शन लड़ा जाए, तो जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो पूरी कोशिश की जाती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करूँ। हर इलेक्शन के अंदर यही होता है। हम जो है वो सियासी जोड़ तोड़ भी करेंगे, हम लोगों से राब्ते भी करेंगे, हो सकता है कि हम अगले इलेक्शन के लिए कोई अलायंसेस बनाने की बात करें। वो तो फिर सारे सियासी मुहरकात किए जाएंगे ना, वो बिल्कुल किए जाएंगे। पैसे नहीं दिए जाएंगे किसी को ख़रीदने के लिए, कम से कम हमारी तरफ से पैसा नहीं दिया जाएगा, है ही नहीं हमारे पास पैसे देने के लिए। लेकिन क्या ये अच्छी चीज़ होगी? क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी? और वो जो आप बोल रहे हैं कि जिसने वोट डाला, पिछली दफ़ा भी वोट डाला, तो जिसका मुझे पता ही नहीं चला कि उसने वोट किधर डाला, मैं कैसे फैसला कर सकता हूं कि उसने ज़मीर की आवाज़ की बुनियाद पर डाला है या उसको नोट लग गए थे इसलिए उसने किया? इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी करना चाहते हैं आप, कौम के सामने खड़े हों और कौम के सामने खड़े होकर बताएं जी मैंने ये फैसला किया है और इस वजह से फैसला किया। व्हाट इज योर असेसमेंट? अब मामला अदालत में, आप पहले ही उसका ऑर्डिनेंस लेकर आ गए हैं, कुछ तो सोचा होगा आप लोगों ने कि अदालत में है, बेशक ऑर्डिनेंस पहले लेकर आते हैं और उसको मशरूत करके आपने उसके ऊपर जो तलवार लटक रही थी उससे भी आपने बच लिया फौरी तौर पे। लेकिन असेसमेंट क्या है, कैसे होगा इलेक्शन? अच्छा, मैं कानून का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मुझे जो समझ में आई बात वो ये है कि शेड्यूल इलेक्शन का अनाउंस जब हो जाता है
तो जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होता है उस दिन जो मुरवजा कानून होता है उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन एग्जैक्टली। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर भी देती हमारी बात के ऊपर, शेड्यूल आने के बाद करती, तो जो उस वक्त का मुरवजा कानून यानी शेड्यूल अनाउंस होने वाला था उसकी बुनियाद पे इलेक्शन होता, यानी जो आजकल का तरीकेकार है। अब जो हमने ये ऑर्डिनेंस लेकर आ गए हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में तशरीह आइन की ऐसे की कि नहीं ये ऑर्डिनेंस जो है वो दुरुस्त नहीं है, आइन के मुताबिक नहीं है, तो फिर वैसे ही इलेक्शन होगा जैसे अभी होता था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से इत्तफाक करता है कि ये जो है ये पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम नहीं है और इससे जमहूरियत जो है उसमें बेहतरी आएगी, तो इलेक्शन फिर उसी बुनियाद पे होगा जो ऑर्डिनेंस में जैसा लिखा गया है। इसलिए ऑर्डिनेंस लाने की ये वजह। एक सवाल और है सर, देखें अब आप क्योंकि ऑर्डिनेंस ला चुके हैं, जी, तो जब ऑर्डिनेंस आ जाता है तो वो नाफिज हो जाता है। आप एक कानून बना चुके हैं, शेड्यूल आ जाएगा तो वो कानून मौजूद होगा, उसके बाद जब आप शेड्यूल ले आएंगे इसी कानून के मुताबिक इलेक्शन होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी सर? क्या सुप्रीम कोर्ट उस कानून को मेरी अंडरस्टैंडिंग इमरान ये है कि अगर उसके लेट्स से शेड्यूल आ गया, ऑर्डिनेंस इन फील्ड है, और उसके 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, वो स्ट्राइक डाउन कर देता है ऑर्डिनेंस को, तो फिर उसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन होगा। ठीक है, जिस बुनियाद के ऊपर आज जो कानून मौजूद है या जो 2 दिन पहले तक कानून मौजूद था। लेकिन एज आई सेड मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूं। और अगर ये केस लिंगर ऑन करता है सेनेट इलेक्शन के बाद तक, सेनेट इंतखाबात के बाद तक लिंगर ऑन करता है, तो फिर आपके नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही होगा। जो मेरी नाकिस गैर एक्सपर्ट राय में इसी ऑर्डिनेंस की बुनियाद के ऊपर होगा। अच्छा, आप जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या तज्जिया, क्या असेसमेंट किया, देखें मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अखलाकियात की बुनियाद के ऊपर, सियासी बुनियाद के ऊपर कि मुल्क के सियासी निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाए। जो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है वो आइन की बुनियाद के ऊपर करना है और आइन की तशरीह की बुनियाद के ऊपर करना है। अखलाकियात में तो मुझे कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच पे बैठे हुए हैं, जितने भी मुअज़्ज़ज़ जजेस बैठे हुए हैं, वो सब ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इंतखाब का निज़ाम हो, चाहे वो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली का हो या सेनेट का हो, जिसके अंदर ये जो घनौना कारोबार किया जाता है उसकी कोई अमल दखल ना हो। लेकिन आइन की रूह में वो कैसे तशरीह करते हैं, वो जाहिर है वो कानून वो समझते हैं, वही फैसला करेंगे उस बुनियाद पे। असद उमर साहब, सेनेट के इंतखाब में ना एक चीज़ बड़े आराम से पता चल जाती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की नीयत क्या है। जब वो टिकट देते हैं तो देखना यह है कि कितने लोगों को टिकट देते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें बनती हैं, ऑलमोस्ट 21 नशिस्तें आपको मिल सकती हैं अंदाजन। अगर आप 21 या 22 लोगों को देते हैं या 23 लोगों को देते हैं तो फिर तो लगता है ठीक है, लेकिन अगर आप 25-26 लोगों को दे देते हैं और ट्राई मारते हैं हर जगह पे, तो फिर आप भी उसी गेम का हिस्सा है जिस गेम से आप बचना चाह रहे हैं। सर मैं तो वही आपसे कह रहा हूं इमरान कि देखें, अगर आप वो गेम खेलेंगे तो वो गेम खेलने को भी हम तैयार हैं, और हम हैं सिटिंग गवर्नमेंट, हमारे पास जो हाथ में हमारे पत्ते हैं वो अपोजिशन के पास नहीं है। तो शायद मुझसे अगर आप तज्जिया इसका पूछे ना, तो आप अगर मुझसे पूछें कि ये जो तुम ऑर्डिनेंस लेके आए उसके तहत इलेक्शन कराए जाएं या जो पुराना कानून था उसके मुताबिक कराए जाएं, मेरे ख्याल में पुराने कानून के मुताबिक हमारी ज़्यादा सीट निकलेंगी। वो 1 ज़्यादा हो, 2 ज़्यादा हो, 3 ज़्यादा हो, वो नहीं पता, लेकिन ज़्यादा निकलेंगी। जैसे मैंने कहा, 1000 वहाँ पे जोड़ तोड़ करने के तरीके होते हैं, पैसा चलाने की ज़रूरत नहीं है, और वो कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि एक बुनियादी उसूल है जिस पे हम यकीन रखते हैं, ये उस उसूल के लिए हमें 1 या 2 सीट देने से पाकिस्तान नहीं बदलेगा। तहरीक इंसाफ 3 सीटें ज़्यादा ले लेगी तो पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क नहीं बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान में एक इंतखाब का निज़ाम ऐसा आता है जो अखलाकियात के पैमाने पर पूरा उतरता है, तो उससे पाकिस्तान ज़रूर बेहतर होगा। सर, आप सिटिंग गवर्नमेंट में हैं इस वक्त और इक़्तिदार आपके पास है, रिपोर्टें आपको मिलती हैं, पैसे चल रहे हैं अभी कोई जोड़ तोड़ ऑफर, क्योंकि चैनल्स के ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि रेट जो है वो निकला हुआ है, 4 करोड़ किसी जगह पे है, 2.5 करोड़ किसी जगह पे है, 3 करोड़ 80 लाख किसी जगह पे है, हर जगह का अलग अलग रेट है। बकरों का आपने तस्करा भी किया। छोटे नंबर, ये मुझे लग रहा है, ये लगता है आप पंजाब के नंबर। असल में मैंने किसी छोटे चैनल पे टिकट देखे थे तो वो नंबर छोटे थे। नहीं, वो जितने असेंबली में मेंबर कम हो ना, उतने ही कम वोट आपको खरीदने हैं, पैसे बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, बलूचिस्तान में सबसे महंगा वोट उसी इन्वर्स रेशियो में चलता है। बलूचिस्तान में इससे रेट जो है, जो इस वक्त चल रहा है, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो आपने रकूम बनाई है, इससे कहीं ज्यादा के रेट इस वक्त चल रहे हैं। क्या बलूचिस्तान का रेट क्या है वैसे अंदाजन?
सर वो मतलब जो बातें हम सुन रहे थे आज, जो इंटेलिजेंस सर देखें, हमने ऊँट की कुर्बानी बातों का नहीं करनी होती, लेकिन हम मंडी में जाके उसका रेट जरूर पता कर लेते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो नहीं, वो ईद से पहले नहीं वो दिखाते वो कि जी ये बैल जो है ये 5.5 लाख का बिका है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब सोचिए, देखें हम कर क्या रहे हैं। हमने बिल्कुल एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा जमहूरी निज़ाम का जो हाउस है उसके लिए बकरा मंडी लगी हुई है। लोग डिस्कस कर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम पे ये डिस्कस हो रहा है कि रेट क्या चल रहा है। मतलब क्या हम बलूचिस्तान में सर मुंह दिखाएंगे? 10 करोड़ से भी ज्यादा का रेट है बलूचिस्तान में सर, क्या यानी सर इससे बहुत ज्यादा 45-50 करोड़ तक की भी आवाज आ रही है। ओए एक सेनेटर के लिए या एक वोट के लिए सर? ये एक वोट के लिए नहीं, ये एक सेनेट की सीट लेने के लिए। अच्छा, सीट लेने के लिए 40-50 करोड़ तक की आवाज आ रही है। बड़ा खौफनाक काम है सर ये तो। अच्छा मुझे सर एक और चीज आपसे पूछनी है कि ये इसको जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं ना, सेनेट के इंतखाब को। लेट्स सी होता क्या है, अभी तो ये गेम चल रहा है, ऑन है, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि सर ये जो तरक्याती फंड है इनके ऊपर भी एक फड्डा पड़ा हुआ है और बाकायदा नोटिस भी हुआ है। अब खान साहब ने हमेशा हमें ये समझाया और आप लोगों को भी ये बताया, फिर आप लोगों ने भी हमें बताया, और मुझे याद है मुराद सईद के हल्के में उसके लोग उसको कह रहे थे कि ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों। उसने कहा जी हमारा काम ही नहीं, हम तो लेजिस्लेचर्स हैं, तुम लोग समझो इस बात को। ये समझा के वो दोबारा वो कहता है जी हमने इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया। अब सर ये इस इलेक्शन से पहले, सेनेट इलेक्शन से पहले ये फंडिंग वंडिंग ये क्या चक्कर है सर? क्यों पड़ गए इस काम में आप जिसके लिए आप बने नहीं थे? अच्छा, इसका जो तरीक़ेकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई हुई है, बाकायदा उसके खदोखाल जो हैं वो सेट कर दिए गए। कोई फंड जो है वो किसी एमएनए को नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये बात ज़रूर है, और मैं क्योंकि 2 दफ़ा इलेक्शन लड़के जीत के आया हूँ, हल्के के अंदर अवाम से मिलता हूँ, तो मुझे ये पता है और आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि अवाम की तवक्को ये होती है कि मेरे मसाइल हल करेगा मेरा जो इलेक्टेड, चाहे वो एमपीए हो चाहे वो एमएनए हो, कि वो मेरे मसाइल हल करेगा। सर देखें, ये जो फंड्स है ना, जो पीएमएलएन से हम पूछते थे वो भी ये कहते थे फंड्स हम डायरेक्टली एमएनएस को नहीं दे रहे, एमपीएस को नहीं दे रहे, उनको सिर्फ स्कीमें मिलती हैं। वो ये कहते हैं फलां फलां स्कीम मेरे हल्के में शुरू की जाए। फिर जब वो स्कीम शुरू की जाती है वो वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल होता है, फिर वो अपनी मर्जी के ठेकेदार को इंट्रोड्यूस करवाता है लोकल आपके जो ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ। फिर वो जो ठेकेदार है उसको पता होता है कि उसने कितना कमीशन ब्यूरोक्रेसी को देना है और कितना उस पॉलिटिशियन को देना है, और फिर वो कमीशन जो है ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है और ये पैसा आवाम का खाया ये तरीका है, वारदात है, बहुत पुराना, ये कोई नया नहीं है, मैंने इसको बहुत दफा रिपोर्ट किया है। अब लोग ये नहीं करेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ठीक है, नहीं कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरा इमरान फिर सवाल ये है कि हम ये कह रहे हैं, जो मैंने पहले बात की जिस पे मैं मुकम्मल तौर पे यकीन रखता हूँ कि जितनी अच्छी मुंतखब नुमाइंदे को एक अंदाज़ा होता है अपने हल्के के अंदर क्या ज़रूरियात है, उतना नहीं होता। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हमारी तारीखें भी बताती है कोई करते, तो उस निज़ाम को बेहतर करना चाहिए ना। वो जो कमबख्त चोरी कर रहा है और जो उस ठेकेदार से पैसे ले रहा है वो उसको जाके पकड़ना चाहिए। जो अभी हम बात कर रहे हैं कि वो जो 20 पकड़े गए एमपीए ऐसे रुपए जमा करते हुए, उनको सजा दे ना। वो पूरा सिस्टम क्यों हम उठा के बाहर फेंक देते हैं? आज तक कभी कोई पकड़ा के मुझे बताएं कोई एक एमपीए या एमएनए, ये वीडियो आज वाली आप निकाल दें, कोई ठेकेदार से पैसे लेता हुआ पकड़ा गया सर? कि ठेकेदार आया हो उसने पैसे पकड़ाए हो और वो पकड़ा गया हो? सर ठेकेदार ने काम बंद करवाना है अपना, उसने इसी मुल्क के अंदर, मेरे 1 दर्जन से ज्यादा ठेकेदार दोस्त हैं, वो सारे मुझे कहते हैं प्राइवेट मीटिंग में कि हम पैसे देके आते हैं। वो सियासतदानों के नाम भी बताते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के भी बताते हैं, और मैंने कहा सबूत तो दो। कहते हैं सर सवाल ही पैदा नहीं होता, बात ही नहीं करेंगे, जिस दिन हम अपना कारोबार बंद करके कनाडा चले जाएंगे ना उस दिन आपको बता देंगे। तो सर ये तो कौन पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा? सर आप सिस्टम बदलेंगे, आप सिस्टम बदलेंगे। ये वैसे आप जो बात करें ना, ये मुझे शक है कि ये है बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि हमारे हल्के के अंदर जो काम हो रहे थे ना, तो हमने वही अपने जो लोकल एरिया के लोग हैं उनसे बोला भाई मेरे पास तो जाहिर है वजारत सुबह से लेके शाम तक लगे में, तो तुमने इसके ऊपर नज़र रखनी है काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नतीजा उसका ये निकला कि जो काम हमें लग रहा था कि 100 रुपए में, अमूमी तौर पे 100 रुपए में होता है, वो काम तो 70 रुपए में खत्म हो गया। हमारे पास 30 रुपए बच गए, हमने उससे और बहुत सारे काम करा दिए। तो वो क्योंकि 30 रुपए इस दफा किसी ने पकड़े नहीं कि किसी एमएनए की जेब में नहीं गए थे। अब आप पता कर देंगे कौन कौन से हल्के में 30 रुपए बचे हैं, आप पता करवा लें। हाँ बचे, लेकिन मैं हंस रहा हूँ, वैसे वाकई में ये हंसने की बात नहीं है। जो बात आप करें ये सीरियस बात है। देखें ये और ये मैं किसी तौर पे ये दावा नहीं कर सकता कि जो तरीके इंसाफ में एमपीए बैठा हुआ है, एमएनए बैठा हुआ है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो इस निज़ाम की बेहतरी की भी ज़रूरी है। अच्छे पॉइंट आपने रेज़ किए, ये इसके कुछ करवाता हूँ काम के किस तरीके से
हम एक पॉलिटिकल जो ग्रास रूट से कनेक्टेड लोग हैं उनकी नॉलेज का भी फ़ायदा उठा सकें, लेकिन साथ साथ ये जो हाथ गर्म किए जाते हैं उसको किस तरीके से टाइट किया जा सके। सर अब एक खबर है डॉन अखबार में आज ही छपी है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम अज़ कम 4 तनख्वाहदार मुलाजमीन थे जिनको 1 जुलाई 2011 को उनके ज़ाती अकाउंट के अंदर पार्टी फंड मंगवाने का इख्तियार दिया गया था। सर ये ज़ाती मुलाजमीन के अकाउंट्स में पार्टी फंड, और फिर ये फंडिंग के मामले को आप ख़त्म क्यों नहीं करते? कभी कहते हैं खुफिया करो, कभी कहते हैं पब्लिक करो, कभी किसी चीज़ के पीछे छुपते हैं, इसमें क्या मसला है? और देखें जब हम आपको कहते हैं कि आपके यहाँ पे बेकायदगियाँ हैं, बेज़ाब्तियाँ हैं या आपने गलत किया है, तो आप कहते हैं कि PMLN जवाब देना अपना, पीपल्स पार्टी जवाब देना अपना। सर अगर वो दोनों नालायक हैं या उन दोनों ने अगर गलत काम किया है तो ये PTI के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि अगर किसी और ने गलत काम किया तो मेरे लिए जस्टिफिकेशन नहीं है। इसके अंदर 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो जहाँ तक जवाब देने की बात है, हम तो इतने जवाब दे चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं दिए। वो एक दफ़ा दस्तावेज हम देख रहे थे, इतनी बड़ी को कागज़ थे जो जमा कराए जा चुके, अपेरेंटली 40,000 डोनर से ज़्यादा की लिस्ट जमा कराई जा चुकी है। बिकॉज तहरीक इंसाफ पहली बड़ी पार्टी थी, शायद जमात इस्लामी वाला करते हो, लेकिन बड़ी पार्टी पाकिस्तान की जिसने ऑर्गेनाइज तरीके से फंड रेजिंग की। वो इमरान खान को एक तरीक़ेकार पता था, शौकत खानम के लिए कर चुके थे, नमल के लिए कर चुके थे, तो उसी तरीके से बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से फंड रेजिंग की गई। ये जो आप बात करें ये 2011 की, मैं पार्टी में आया था मई 2012 में। उसके बाद मुझे पता है कि एक फाइनेंस कमेटी बनी, उसके अंदर जहांगीर तरीन थे, मैं था, शाह महमूद कुरैशी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त के चेयरमैन PTI इमरान खान साहब उसको चेयर करते थे। वो बाकायदा एक सेंट्रल अकाउंट था, अजहर तारिक साहब उसको मैनेज करते थे और उसी के थ्रू सारी पेमेंट्स रिसीव होती थी, उसके अंदर वहीं से पेमेंट होती थी। क्योंकि मैं नेशनल कैंपेन मैनेजर था 2013 के इलेक्शन के लिए, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा था जनरल इलेक्शन में, मैंने कैंपेन मैनेज की थी। तो सारी अदायगियाँ जो थी वो वहाँ से होती थी, पैसा उसके अंदर आता था। उससे पहले वाला जो ये रिकॉर्ड है 2011 वाला, मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था, मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या सिस्टम था या क्या नहीं था। लेकिन जहाँ तक जवाब देने की बात है, जवाब तो PTI दे के थक गई है। इतने मैंने जैसे कहा सबूत हम तो सिर्फ, लेकिन साथ हम ये भी कहते हैं हमसे भी जवाब लो लेकिन उनसे भी जवाब लो। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम। सर उनके पास नहीं है सर, आपसे ही लेना है सर। आप लोग अच्छे लोग हैं, आपने जवाब देना है, उनके पास तो किसी चीज का जवाब नहीं है और लेना भी नहीं है। यानी उधर से तो साफ जवाब है, वो तो जवाब हमने PTI से लेना है, क्योंकि PTI ने दावा किया था कि नीट एंड क्लीन, साफ चली, शफाफ चली, तो PTI चली है ना। तो मैं एक ब्रेक ले लूं फिर आपसे जवाब लेते हैं। एक ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं फौरन। वेलकम बैक नादरीन, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें तेज मैं सवाल करता हूं और छोटे जवाब ताकि ये सारी चीजें कवर हो जाएं। असद उमर साहब ये बताएं कि ये जो IPPs के मुआहदा का मामला था, एक उस पर मोहम्मद अली रिपोर्ट एक आई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि IPPs की तरफ से इजाफी रकम की वसूली 1000 अरब रुपए है। अब ये जो आपने 12 IPPs को जो की गई थी इजाफी जो वसूलियाँ उन्होंने जो की थी, अब IPPs के साथ जो मुआहदे में ये रकम सिर्फ 52 अरब रुपए रह गई सर। 1000 अरब से कम होकर 52 अरब रुपए रह गई। ये इतना फर्क कैसे आ गया? ये किस किस्म का मुआहदा किया आप लोग? सर ये जो मुआहदा हुआ, जो पहले रिपोर्ट लिखी गई मोहम्मद अली साहब की कमेटी ने वो रिपोर्ट लिखी, और उसके बाद ये जो मुआहदे किए गए वो उसमें भी मोहम्मद अली साहब शामिल थे। तो 2 मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर, एक तो वो है कि जो पॉलिसी हुकूमत ने बनाई और उसके बाद उनको कंपनी को जो टैरिफ दिया गया वो उससे मुख्तलिफ था जो पॉलिसी में था, यानी वाज़ेह गलती की गई। वो 52 या 53 अरब रुपए की अमाउंट है जिसके बारे में इस MOU के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन उसके अलावा अगर किसी ने चोरी चकारी की तो वो इस मुआहदे से नहीं ख़त्म होता। और ये जब हमारे सामने कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के सामने आया, ज़ाहिर है वो टीम कुछ और थी जो नेगोशिएशन कर रही थी, जब उन्होंने हमारे सामने ला के रखा, जो सबसे अहम मैंने सवाल पूछा था वो पूछा यही था, मैंने उनसे पूछा कि क्या वाज़े बयानिए के तौर पर या इशारतन हमने कहीं पे भी उन कंपनीज को यह कहा है कि आप मुआहदा कर दें, तो उसके बाद अगर आपने चोरी चकारी की हुई है तो हम अपना कानूनी इख्तियार से दस्तबरदार होते हैं, और उसके बाद आपकी खुली छुट्टी, अगर आपने चोरी की तो अब आप बच गए। उन्होंने कहा 2 टोक जवाब मिला कि नहीं ऐसा कहा गया, और वो मैंने मिनट कराया, वो काबीना के मिनट्स के अंदर मौजूद है कि ये जो नेगोशिएटिंग टीम है, और ये मैं ऑन एयर इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई IPPs में से एतराज करना चाहता है तो अभी एतराज कर दे। सो वो एक मुख्तलिफ, ये मामला, ये फाइल क्लोज नहीं हुई, ये फाइल क्लोज नहीं हुई अभी, ये सिर्फ उसका एक एंगल है जो आप बता रहे हैं, एक एलिमेंट है जो क्लोज हुआ है, बाकी पड़ा अभी पेंडिंग है। ठीक है, बिल्कुल। मुझे एक और चीज ये बताएं कि, और ये तो जी ₹1.95 बिजली की कीमत आप लोगों ने बढ़ाई,
जिम्मेदार जो है वो PMLN की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मैं जानना चाहता हूं कि सर कोई इतना भी बेवकूफ़ हो सकता है? 2015 में तो उनको पता था कि नवाज शरीफ साहब अगले 15 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, तो उन्होंने ऐसे मुआहदे किए जिसमें उनको गालियां पड़नी थी। सर ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो आपसे भी हो रही है। सर मैं बता देता हूँ आपको, मैं ये अदादो शुमार पहले रख चुका हूँ। कोई मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर से बोलें, आपके प्रोग्राम पे आके झुटला दें जो मैं बोल रहा हूँ। जो अदायगी की जाती है एक बिजली घर को, चाहे उससे बिजली खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, उसको टेक्निकल इस्तिलाह में कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। ठीक है। वो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत शुरू हुई तो वो सालाना 185 अरब रुपए के करीब थी। ठीक है। वो जब तक उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो वो रकम बढ़ के तकरीबन 480 अरब रुपए के करीब पहुंच चुकी थी। और उसके बाद जिस वक्त अभी हम 2019-20 जो गुजरे उसमें को 680 अरब रुपए पहुंच चुकी थी। और 2023 में, और ये सारे वो मंसूबे हैं जो 100% मुस्लिम लीग नून के अपने साइन किए हुए। इसमें बाय द वे ये जो इजाफी रकम बढ़ती चली जा रही है इसमें पीपल्स पार्टी का कोई कसूर नहीं है, ये सारे के सारे मुस्लिम लीग नून के किए हुए मायदे हैं। वो इमरान खान साहब 2022-23 के अंदर जो है वो 1450 अरब से इजाफा होने जा रहा है। यानी सिर्फ जो उनकी हुकूमत गई थी और जो आगे होने वाला है उसमें 900 अरब से ज़्यादा का इजाफा होने वाला है, जो मायदे खुद कर गए थे। और ये 900 अरब रुपए कितनी रकम होती है? 9 रुपए फी यूनिट बनती है। जो अभी इस वक्त इजाफा हो चुका है वो इजाफा कुछ 3.5 या 4.25 रुपए के करीब फी यूनिट के बराबर का इजाफा हो चुका है। ये सारे वो जो मायदे करके गए थे। अगर इसमें से मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं तो प्लीज हमें निकालना कैसे है इसमें सर? देखिए आप आए थे हमें इनमें से निकालने के लिए, अब हमें निकालेंगे कैसे? 9 रुपए तक ले जाएंगे या बचाएंगे किसी तरह लोगों को? नहीं सर, इसीलिए तो पहली बात तो यह है कि जो बोझ डाल के गए थे हमने अभी वहां पे ऊपर वो पूरा बोझ नहीं डाला, उससे आधा भी नहीं डाला। कर क्या रहे हैं उसके ऊपर? मैंने दूसरे भी एंकर्स को ये ऑफर किया था कि बैठ जाए, मैं आपको पूरी तफसील से बताता हूं कि क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ उसमें से हो रही है, जैसे आपने अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, वो ये IPPs के मुआहदे हैं। उन्होंने हुकूमत उनके साथ बैठी, हमने कहा कि जी ये जितनी आप खतीर रकम आप ले रहे हैं ये पाकिस्तान की अवाम नहीं ये बोझ बर्दाश्त कर सकते। और उनसे जो कमी करवाई गई, वो जो बाकी उनका अरसा बचा था उसमें को 800 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत यहाँ पे करवाई गई। जो हुकूमत के अपने बिजली घर हैं, जो स्टेट ओन बिजली घर हैं, जो जिसमें शामिल हैं ये LNG के प्लांट्स नए जो लगाए गए थे, इनमें जो रकम में कमी की गई है वो इससे 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो तकरीबन 2000 अरब रुपए से ज़्यादा तो इसके बच गए। फिर इन्होंने एक फैसला किया कि LNG बाहर से पहली तो महंगी LNG खरीदी, उसके बाद LNG की उनकी खपत यहाँ पे कोई नहीं थी, इतनी महंगी कौन खरीदेगा। तो उन्होंने कहा बिजली घर चलेंगे LNG से मस्ट रन, यानी अगर वो मेरिट ऑर्डर पे फॉल करते हैं या नहीं हो करते, यानी उनसे बिजली महंगी बनती है सस्ती, आपने हर सूरत में चलाने। हमने वो खत्म कर दिया, वो फैसला किया 2 महीने पहले कि कोई LNG का मसलन नहीं होगा। 2 साल के अंदर कोई 140 अरब रुपए की सेविंग तो सिर्फ वहां से आ जाएगी। असद उमर साहब, एक 2 चीजें छोटी छोटी जो लो जी मुझे 2 चीजें छोटी छोटी बता दें। एक मुझे ये बताएं कि क्या आप सेंट्रल एशियन ममालिक से बिजली और गैस के और पेट्रोलियम के नए मुआहदे साइन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप एक शिफ्ट होने जा रहे हैं नई सिमत की तरफ? नहीं सर, ऐसा कोई फैसला नहीं है। हमारी जो रिश्ता है वो जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, UAE है, इन तमाम ममालिक के साथ भी बड़ा हमारा करीबी रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। और इसी के साथ साथ जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहाँ पे भी हमारी बड़ी अच्छी रवाबित हैं, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों के ऐसे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, अज़रबैजान के साथ आपकी कोई बातचीत चल रही है और दीगर कुछ और ममालिक के साथ? जी बिल्कुल, हम जैसे मैंने कहा कि हम दोनों तरफ जो है हम चाहते हैं कि दोनों तरफ मुआहदे हों और दोनों तरफ हमारे जो तजारत है उसमें इजाफा हो। तो ये नहीं है कि एक को ख़त्म करके कोई दूसरी की तरफ जा रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन सर, वैक्सीन, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, अब वैक्सीन जो है वो आना शुरू हो गई है, अभी तक तो तोहफा मिली है, कुछ आपको खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है खरीदने के लिए? नंबर 1। नंबर 2, कुछ वैक्सीन जो है वो VVIPs को लग रहे हैं, आपके रिश्तेदारों के नाम आए हैं, इस पे एक्शन क्या होगा? दोनों चीज। सर मैं दूसरी चीज का पहले जवाब दे दूं कि मेरे रिश्तेदारों की फहरिस्त जो है वो कौन है, वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के बच्चे हैं। लेट्स कॉल अ स्पेड ना, बात करें किसकी, कौन से रिश्तेदार है। तो असद उमर कितना बड़ा गधा है
कि खुद अपने आप को उसने टीका नहीं लगवाया, अपनी बीवी को नहीं लगाया, अपने बच्चों को नहीं लगाया, अपनी सास को नहीं लगाया और अपने भतीजे बानियों को वो लगा रहा है। तो उसका जवाब तो मुराद अली शाह देंगे, बिकॉज वैक्सीन जो है वो जमा करा दी गई थी तमाम सूबाई हुकूमतों को, और सिंध के अंदर जो वीवीआईपी को, और ये सिर्फ शिकायत हमें इस वक्त सिंध से आई है, ज़्यादा सिर्फ एक खानदान की नहीं और भी बहुत खानदानों की आई। बिल्कुल जवाब दें, मुराद अली शाह साहब को जवाब देना चाहिए इसका। चंद सेकंड है सर, क्राइटेरिया क्या है वैक्सीन लेने का? पहुंच गई, चंद सेकंड है, क्राइटेरिया क्या है वैक्सीन? क्राइटेरिया वैक्सीन लेने का जो काबीना ने अप्रूव किया है वो क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं वो लेने का, लगाने का नहीं, लेने का। बाकी स्टाफ कहां से लेंगे, किस बुनियाद पे लेंगे? लेने का, अच्छा हम खरीदने का देखें, हमारी जो सबसे बड़ी जो खेप आएगी वो आएगी, एक इनिशिएटिव ग्लोबल शुरू हुआ था, उसका नाम है कोवैक्स, कोलेशन फॉर वैक्सीनेशन के नाम से। वो गावी है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन। उनके साथ हमने पिछले जून जुलाई के अंदर ये मुज़ाकरात किए, हम सिग्नेटरी बने, उसके पहले दस्तखत कुनंदाज में से एक बने, और सबसे बड़ी खेप यानी तकरीबन 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए तो वहां से आएगी, और ये मुफ्त में आएगी, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा हमें। और इसके साथ चाइना की भी आ गई है। उसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज हैं, चाइनीज हैं, रशियंस हैं, जिनके साथ हम कुछ खरीदने के लिए भी इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, दोबारा आपसे बात करेंगे प्रोबेबली सेनेट इलेक्शन के आसपास। अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।